मैं सीएम के खंडेलवाल आपके सामने फिर से चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ा रहा था। मैं आपको एक क्लास हो गया था, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, उसका मैंने कुछ एक पार्ट बताया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आगे में क्या हम लोग पढ़ना है। तो मैंने आपको जो 9.3 में बताया था कि इसमें किसमें रिवर्स चार्ज लगेगा, उसमें से कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो मैंने 9.3 में आपको बताया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, जीटीए सर्विस के ऊपर में आपको रिवर्स चार्ज देना होगा और प्रोवाइडर होगा जीटीए, रिसिपिएंट होगा कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जीटीए सर्विस में आपको मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। जीटीए सर्विस में क्या होगा, दो केस जीटीए सर्विस में गवर्नमेंट ने हम लोग को ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन दिया है। पहले क्या था कि पहले इन एनी केस जीटीए सर्विस में जो सर्विस रिसिपिएंट होता था उसी को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है। तो अब क्या होता है, फर्स्ट है 5% जीएसटी रेट। 5% जीएसटी रेट है अगर जीटीए को लगेगा, अगर प्रोवाइडेड नो आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज। अगर वो जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका जो आईटीसी, अगर जो भी वो गुड्स या सर्विसेज को यूज किया है उस जीटीए सर्विस को प्रोवाइड करने में, अगर उसका आईटीसी वो नहीं क्लेम करेगा तब उसको 5% लगेगा। लेकिन 5% उसको नहीं देना है, मतलब जीटीए को नहीं देना है, वो रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसिपिएंट पे करेगा, रिसिपिएंट। ठीक है, रिवर्स चार्ज में पे करेगा सर्विस रिसिपिएंट। अब अगर वो 12% चार्ज करे, अगर उसका मन होता है कि नहीं हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बर्बाद हो जा रहा है, उस केस में वो क्या करेगा, जीटीए, अगर उस केस में वो रजिस्ट्रेशन देगा जीएसटी के अंदर में और उसको 12% टैक्स का चार्ज करना होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब अब उसको सर्विस रिसिपिएंट को जो सर्विस देगा वो बिल चार्ज करके देगा 12% जीएसटी। उसको सर्विस रिसिपिएंट को अब डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, सर्विस रिसिपिएंट अब पहले जीटीए को टैक्स देगा फिर जीटीए गवर्नमेंट को देगा, मतलब अब जीटीए कलेक्ट कर सकेगा टैक्स। तो फॉरवर्ड चार्ज में यही होता है। रिवर्स चार्ज में सर्विस रिसिपिएंट को देना था, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए खुद टैक्स देगा, वो चार्ज करेगा अपने सर्विस रिसिपिएंट से। तो वो आईटीसी यूज करेगा, उसका बेसिक एम यही है कि आईटीसी यूज करना। तो पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये 12% वाला, गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन बाद में लेके आया है क्योंकि ट्रांसपोर्टर में बहुत डिमांड हो गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है 12% टैक्स दीजिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था प्रोवाइडर कौन हुआ, जीटीए हुआ, रिसिपिएंट कौन हुआ, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन आपको उसी दिन बताया था जब 9th में करा रहा था कौन कौन होंगे स्पेसिफाइड पर्सन। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट, आपका बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, और सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये सब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया। अगर इन लोगों को अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है उस केस में 5% रिवर्स चार्ज में इन लोगों को टैक्स देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर जीटीए खुद ऑप्ट ही करे 12% में तो वो 12% चार्ज करेगा बिल में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए वो ये जो सर्विस रिसिपिएंट्स हैं इनके अलावा कोई सर्विस रिसिपिएंट, इसके अलावा कोई रिसिपिएंट, इसके अलावा कौन होगा, इसके अलावा होगा आपका अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन होगा, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो यहाँ आ गया अंडर जीएसटी, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ध्यान रखना है। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा इंडिविजुअल तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट होगा अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, इसमें आपको जीटीए में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वो 12% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट करे, चाहे वो 5% में ऑप्ट करे, ये जीटीए सर्विस की कहानी है। ठीक है, जीएसटी और ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको छोटा सा जस्ट बता देता हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोग सब इतना हम लोग यूज़ करते हैं ई कॉमर्स, पूरा जमाना ई कॉमर्स का हो गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप, मतलब बहुत सारे ई कॉमर्स ऐसे हैं जो आप यूज़ करते हैं दिन भर में, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, मतलब सब ई कॉमर्स है ये। तो ई कॉमर्स में जनरली क्या होता है, दो तरह के ई कॉमर्स होते हैं। एक तो हो गया कि वो अपना गुड्स आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकंड क्या हो गया कि वो मतलब एक हो गया कि अपना वो जो
खुद गुड्स बना रहा है और बेच रहा है, ऐसे भी ई कॉमर्स होता है जो खुद से वो गुड्स बना रहा है और या खरीद रहा है और उसको बेच रहा है। ठीक है। सेकेंड हो गया कि अदर पर्सन, मतलब कोई दूसरा पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वो गुड्स को बेचेगा। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे केसेस में, या सब केसेस, ऑलमोस्ट सारे केसेस में, जैसे फ्लिपकार्ट में सपोज कीजिए आपने सामान मंगाया, तो क्या होता है एक्चुअली वो फ्लिपकार्ट गुड्स नहीं बेच रहा है, गुड्स कोई और बेच रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट का एक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट के थ्रू वो गुड्स बेच रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने तो ऑर्डर कर फ्लिपकार्ट में कि हमको ये गुड्स चाहिए, ये गुड्स चाहिए, हमने ऑर्डर कर दिया। फ्लिपकार्ट अपने तो सामान मैन्युफैक्चर करता नहीं है, अपने तो सब सामान बनाता नहीं है, खरीद के उसको नहीं बेचता है, वो ऑर्डर पास ऑन कर देता है जो भी रिलेवेंट उसके जो आपके सेलर होते हैं उसको पास ऑन कर देता है। ठीक है, जो भी रिलेवेंट सेलर्स होते हैं। और आपके पास में भी देखने का ऑप्शन होता है कि कौन सा प्राइसेस किसमें कम में मिल रहा है या किसमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो हम लोग वही सेलर को, उसी को चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो उस सेलर के थ्रू फ्लिपकार्ट खरीद करके या पैक करके उससे सामान लेकर के आपको वो दे देता है। उसका पैकिंग खाली फ्लिपकार्ट करता है उससे सामान लेने के बाद में, और वो फिर आपको दे देता है, उसे वो खरीद के नहीं देता आपको। उस केस में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट जो है वो पैसा आपसे ले लिया कस्टमर से, और वो क्या करता है, पास ऑन कर देता है वो पैसा सेलर ऑफ द गुड्स, जो एक्चुअल सेलर उसको पास ऑन करेगा, लेकिन अपना कमीशन काटने वाला। फ्लिपकार्ट तो फ्री में कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना जो पैसा जो उसको मिला है कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन दे देगा सेलर को, अपना कुछ एक जो उन लोगों का परसेंटेज जो भी बिजनेस मॉडल है वो अपना कमीशन काट लेगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब थर्ड सेलर या थर्ड पार्टी बोल सकते हैं इसको, कि फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचा है, एक चैनल हो गया फ्लिपकार्ट। तो ये आपका हो गया थ्रू अदर कॉमर्स, अदर पर्सन बुक होता है। एक हो गया आपका डायरेक्टली बुक होता है, या डायरेक्टली आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो दो तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। होटल के भी केस में आप देख लीजिए, अगर आप होटल कहीं जाना है आपको बुक करते हो, तो वो होटल वाला आपको आपका लिख लेता है कि हाँ भाई आप इतना तारीख को आ रहे हैं, इतना तारीख को आ रहे हैं, तो वो अपना अपॉइंट कर लेता है। लेकिन हम लोग बुकिंग कहाँ करते हैं, मान लीजिए एमएमटी में बुकिंग की है, गो आईबीबो में बुकिंग की है, तो क्या एमएमटी के थ्रू हम लोग बुक किए, तो पैसा एमएमटी को जाता है। फिर एमएमटी क्या होता है, होटल्स लोगों को वो अपना पैसा उन लोग को दे देता है, हम लोग से कलेक्ट करके, खाली वो अपना कमीशन रख लेता है एमएमटी वगैरह। तो ये जो कमीशन है इसी के ऊपर में जीएसटी लगेगा। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। ठीक है, एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे पहले मतलब अर्लियर रेजिम में, जीएसटी के पहले वाले रेजिम में हम लोग गुड्स को क्लासिफाई करते थे अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट। वैट में तो जनरली नहीं होता था, लेकिन वो आपका, और सर्विस टैक्स में भी नहीं होता था, एक्साइज में होता था। एक्साइज में चैप्टर होता था, तो वो चैप्टर को हम लोग बोलते थे फर्स्ट शेड्यूल होता था, वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में होता है और सेंट्रल एक्साइज एक्ट में होता था। तो क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एक्ट आपका जीएसटी में आ गया और कस्टम्स टैरिफ एक्ट अभी भी है, तो जीएसटी ने जब जीएसटी ड्राफ्टिंग हुई तो जीएसटी का ये जो गुड्स का जो मॉडल है, मतलब क्लासिफिकेशन का, वो पूरा का पूरा कस्टम्स टैरिफ एक्ट से उठा लिया गया। तो इसलिए ये जो गुड्स के नोमेनक्लेचर, मतलब जो डिफाइन किए हुए हैं कोड क्लासिफिकेशन, वो एकदम सिमिलर है फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, 1975, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ये एकदम सिमिलर है, यहीं से समझ लीजिए उठा लिया गया। अब गुड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले क्या होता है गुड्स में, सबसे पहले सेक्शन देखा जाता है, उसके बाद में उसका चैप्टर होता है, उसके बाद में हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर टैरिफ आइटम होता है कि कौन सा गुड्स कौन से टैरिफ में फॉल करेगा। तो ये गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है। ये आपको आप लिख लीजिए, हालांकि एक दो बार याद कर लीजिएगा, लेकिन कोई आपसे ये पूछेगा नहीं कि गुड्स में सबसे पहले क्या होता है फिर क्या होता है। लेकिन आपके जानने के लिए सेक्शन होता है गुड्स में सबसे पहले, फिर चैप्टर होता है, फिर हेडिंग होता है, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम। ठीक है, गुड्स का जो कोड होता है उसको हम लोग एचएसएन कोड बोलते हैं। ठीक है, पहले भी यही बोलते थे एचएसएन, अभी भी यही बोलते हैं एचएसएन। एचएसएन में क्या फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो और ये जो कोड होगा वो आपका 8 डिजिट का कोड होता है, जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है। 8 डिजिट कोड हम लोग के कंट्री ने अडॉप्ट किया है। ये जो भी क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, ये सब यूनाइटेड नेशंस ने, और जो गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, सब ने मिलकर सबका एक बॉडी बनाते हैं कि हाँ हम लोग को ऐसा ट्रेड करना है, ऐसा ट्रेड करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज के, उसी के हिसाब से ये गुड्स और सर्विसेज के
क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। तो इंडिया ने 8 डिजिट कोड को अडॉप्ट किया है और ये कोड जो है वो गुड्स में भी अप्लाई होगा, सर्विसेज में भी अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन गुड्स के कोड को हम लोग बोलते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हाँ, अब आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में पहले कोई कोड नहीं था, कभी भी नहीं था। सर्विस टैक्स एक्ट जब से आया है, मतलब आपका फाइनेंस एक्ट के थ्रू सर्विस टैक्स आया था 1994 में, उस समय भी आपका कोई कोड नहीं था। लेकिन जीएसटी में क्योंकि क्लासिफिकेशन के विदाउट हम लोग रेट नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, इसलिए जीएसटी में ये न्यू सिस्टम लाया गया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये चैप्टर 99 में दिया हुआ है, सिर्फ सर्विसेज के लिए है। चैप्टर 99 सिर्फ सर्विसेज के लिए, क्योंकि सर्विसेज तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्या है वो सेक्शन 99 में ही, चैप्टर 99 में ही सब ग्रुप्स वाइज उसको बांट दिया हर सर्विसेज को। तो सारे सर्विसेज को चैप्टर 99 में डिफाइन किया है। लेकिन गुड्स का तो सारे सेक्शन से, मतलब चैप्टर 99 के पहले जितने भी होंगे सब गुड्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। गुड्स में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले था सेक्शन, उसके बाद था चैप्टर, उसके बाद था हेडिंग, उसके बाद था सब हेडिंग, उसके बाद था टैरिफ आइटम। यहां पर सबसे पहले है चैप्टर, उसके बाद है सेक्शन। यहाँ देखिए उल्टा है, पहले सेक्शन था या चैप्टर था, यहाँ पर पहले चैप्टर है फिर सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है हेडिंग, उसके बाद है ग्रुप, किस ग्रुप में कौन सा सर्विस फॉल करेगा, उसके बाद है सर्विस कोड, कौन से सर्विस कोड में क्या फॉल करेगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीका से गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया गया। हाँ, सर्विसेज को हम लोग जीएसटी में बोलते हैं SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गुड्स के लिए था हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब HSN कोड। सर्विसेज के लिए है SAC कोड, ठीक है, ये समझ गए। तो अच्छा, ये गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैंने आपको बहुत सारे रेट्स बताया था कि 0% रेट है, 0.25% रेट है, 1.5% रेट है, 3% रेट है, 6% रेट है, 9% रेट है और 14% रेट है। एक टैक्स का मतलब CGST का, तो SGST का भी सेम होगा, आप उसको डबल कर लेंगे तो IGST का हो गया, मतलब ओवरऑल रेट आपका वैसे डिटरमाइन हो जाएगा। तो अच्छा, एक और चीज बताया था कि आपको याद होगा सबसे पहले जब CGST का जो 4 सेक्शन पढ़ाया था उसमें बोला था कि नॉट एक्सीडिंग 20%। गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स डिफाइन किया है ये 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे CGST का फाइनल हाईएस्ट रेट क्या है 14%, तो गवर्नमेंट बोला कि हाँ आप टैक्स बढ़ा सकते हैं रेट, लेकिन वो रेट जो होगा वो आप 20% से एक्सीड नहीं कर सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास क्या पावर है टोटल टैक्स लगाने का, 20 प्लस SGST में 20 मिला के 40% मैक्सिमम पावर है, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, उससे ज्यादा टैक्स वो नहीं लगा सकता है। हाँ, सेस वगैरह जो होते हैं कंपेंसेशन सेस वगैरह उसको छोड़ दीजिए, वो तो अलग हो गया आपका। लेकिन जीएसटी में, मतलब जीएसटी एक्ट, CGST एक्ट, SGST एक्ट में आपका 40% ही मैक्सिमम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि किसमें किसमें क्या क्या टैक्स लगेगा। एक गैम्बलिंग वगैरह के बारे में आपको बताया था कि अभी जैसे IPL आने वाला है, तो IPL में गैम्बलिंग में निको पार्क, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह हो गया, घूमने का, राइडिंग का, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क होगा, एंट्री इवेंट, मतलब एंट्री टू एनी इवेंट, कोई भी इवेंट में आप जाते हैं घूमने फिरने, या वो गाना का आपका आप लोग का मान लीजिए होता है ना, गाना का वो अरिजीत सिंह आया आप लोग सुनने गए हैं, तो वो जो भी एंट्री फीस होगा वो सब जो भी होगा सब आपका 28% रेट में फॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका मजा का बात। अब ऐसा कोई आइटम जो कि गवर्नमेंट ने, अच्छा बहुत सारे आइटम्स है, गवर्नमेंट ने क्या पता कितने आइटम्स है, अनगिनत नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को जितना समझ में आया, सपोज कीजिए, ठीक है गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा टैक्स बनाया, बहुत सारे चीज को इंक्लूड किया, लेकिन सपोज कीजिए वैसा कोई आइटम निकल के आ गया सर्विसेज का जिसमें कि लिस्ट में नहीं दिया हुआ कि कौन सा टैक्स लगेगा, कौन से रेट में लगेगा, ठीक है। अगर वैसा कोई नाम अगर कहीं पर नहीं दिया हुआ है तो उसमें हम लोग, मतलब उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग 18% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। एनी आइटम नॉट फॉलिंग एनीवेयर, उसमें हम लोग 18% टैक्स लगाएंगे, मतलब 9% CGST, 9% SGST या 18% IGST, ठीक है। तो 18% रेट डिटरमाइन किया। अगर जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं भी डिटरमाइन नहीं किया, मतलब न 0% में दिया हुआ है, न 5% में दिया है, न 12% में दिया है, न 18% में दिया, कहीं नहीं 28% में दिया है, तो कहीं नहीं दिया है, तो 18% आपका आएगा, ठीक है। ये आपका
कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। ये टॉपिक बहुत पेचीदा है, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है। आप जब फाइनल में जाएंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपको यहाँ डिटेल में पढ़ना है उतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप जब फाइनल में जाएंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी आपको पढ़ना होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो रियल एस्टेट में क्या है, गवर्नमेंट ने लास्टली ये लेकर के आया है, एक हो गया 1% विदाउट आईटीसी। रियल एस्टेट में आपको 1% देना है जीएसटी विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया कि अगर कोई बिल्डर डेवलपर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, उस केस में उसको जीएसटी सिर्फ 1% ही देना है, लेकिन वो विदाउट आईटीसी होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता है। अगर सब इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्लेम करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिफंड ही करना पड़ेगा हमेशा, वो 1% टैक्स क्या लेगा, ठीक है। तो लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ही छोटा स्पेस होता है जनरली। क्या स्पेस होता है, उसका एरिया जो होता है मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर। अफोर्डेबल हाउसिंग का एरिया होता है मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर और नॉन मेट्रो सिटीज में 90 स्क्वायर मीटर। 60 और 90, मेट्रो में 60, नॉन मेट्रो में 90। नॉन मेट्रो में हमेशा बड़ा जगह होता है, मेट्रो में क्योंकि जगह कम रहता है इसलिए उन लोग ने अफोर्डेबल हाउसिंग को छोटा कर दिया। तो अगर कोई पर्सन 60 स्क्वायर मीटर का जगह लेता है मेट्रो में, मेट्रो सिटीज में, ये ध्यान रखना, मेट्रो सिटीज में अगर कोई पर्सन 60 स्क्वायर मीटर का जगह लेता है तो उसको सिर्फ बिल्डर जो है वो सिर्फ 1% ही चार्ज करेगा। और नॉन मेट्रो में अगर वही पर्सन 90 स्क्वायर मीटर का जगह लेगा तो नॉन मेट्रो में उसको 1% चार्ज करेगा, लेकिन वो जो फ्लैट्स होनी चाहिए उसकी वैल्यू जो है वो अप टू 45 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर है और 45 लाख से ज्यादा है तो भी कोई फायदा नहीं है, वो आपका 1% नहीं लगेगा, क्योंकि उसका लिमिट ही आपका वैल्यू जो है वो अप टू 45 लाख ही होना चाहिए। तो क्योंकि 60 स्क्वायर मीटर तो बहुत ही छोटा है, तो 45 लाख से इन जनरल केसेस कम, बहुत ही आपका मतलब कम ही होगा, ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो 1% लगेगा विदाउट आईटीसी। सेकंड केस है 5% विदाउट आईटीसी। रियल एस्टेट में गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं है कि हम तुमको आईटीसी देंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो रियल एस्टेट मतलब क्या होगा, जो फ्लैट्स वगैरह जो बनते हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाता है डेवलपर बिल्डर, क्या होगा कि वो सीमेंट बालू गिट्टी इतना इनपुट मिल जाएगा, इतना इनपुट मिल जाएगा कि ना उसका सरकार को हमेशा रिफंड ही देना पड़ेगा। प्लस जो सीमेंट्स वगैरह बालू मिट्टी ये सब जो भी लगते हैं, पेंट्स वगैरह, सबके रेट जो होते हैं वो 18%, 28%, 12% ये सब होते हैं। तो अगर वो सब का गवर्नमेंट रिफंड देगा, अच्छा गवर्नमेंट चाहता ये नहीं है कि हाउस का कॉस्ट महंगा हो। अगर सपोज कीजिए अगर ये सब का इनपुट मिलने लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको बिल्डर को या डेवलपर वो ऑब्वियसली रेट ज्यादा चार्ज करेगा, तभी तो वो इनपुट सेट ऑफ हो पाएगा। तो इनपुट कभी भी सेट ऑफ होगा नहीं। उस केस में क्या होगा, आपको फ्लैट का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, अगर आप उसमें जीएसटी जोड़ देंगे 18% और 28%, आपका फ्लैट को कॉस्ट कितना ज्यादा भाग जाएगा, कोई आदमी ले नहीं पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको आईटीसी हम नहीं देंगे, आपको रेट कम चार्ज करना है। लेकिन इससे प्रॉब्लम हो गया बिल्डर लोग को, बिल्डर लोग को आईटीसी मिलता नहीं है, सारा पैसा ऐसे का ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो लोग क्या, कोई उपाय नहीं, वो लोग एक्सपेंसेस में सबको बुक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के में सबको घर प्रोवाइड करना और रेट कम लगे ताकि जनरल आदमी खरीद पाए, तो 1% और 5% रेट लगता है। तो 5% विदाउट आईटीसी होगा ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ, पहला तो होगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग से अलग है, मतलब अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, सारे हाउसेस में 5% लगेगा, ठीक है। सेकंड है कॉमर्शियल अपार्टमेंट, शॉप हो गया, ऑफिसेस हो गया, कॉमर्शियल अपार्टमेंट कहां पर, इन आरआरईपी। आरआरईपी बोलता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आरआरईपी का फुल फॉर्म है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे, आजकल तो सभी प्रोजेक्ट में आप देखते हैं कि नीचे दुकान खोल रहा है, फर्स्ट फ्लोर में आपका शोरूम है, उसके बाद फिर घर स्टार्ट हो गया, मतलब घर बन रहा है ऊपर में, या घर है ऊपर में। तो वो जो शोरूम्स हैं या आपका शॉप्स है, ऑफिसेस है, ये सब जो होते हैं ये कॉमर्शियल अपार्टमेंट में, इस केस में आरआरईपी मतलब रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बोलता है कि 5% लगेगा विदाउट आईटीसी, ठीक है। लेकिन उसका जो कारपेट एरिया होना चाहिए ये कॉमर्शियल अपार्टमेंट का, वो नॉट एक्सीड 15%, वो
15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल एरिया, मतलब जो भी आपका कारपेट एरिया होगा ऑफ ऑल अपार्टमेंट, मतलब पूरे अपार्टमेंट का, पूरे कॉम्प्लेक्स का जो आपका एरिया होगा टोटल, उसका 15% से ये जो कॉमर्शियल अपार्टमेंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए एरिया, कारपेट एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कारपेट एरिया 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। उस केस में ही आपका 5% आईटीसी लगेगा कॉमर्शियल अपार्टमेंट को, 5% टैक्स लगेगा कॉमर्शियल अपार्टमेंट को। ठीक है, समझ गए? तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 1% लगेगा विदाउट आईटीसी ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग किसको होगा? मेट्रो में होगा 60 स्क्वायर मीटर होगा, नॉन मेट्रोज में होगा तो 90 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है अप टू होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी चाहिए, लिमिट जो है 45 लैक्स, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब 1% आपको रेट लगेगा, 5% रेट लगेगा विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेज अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज। अफोर्डेबल हाउसेज तो 1% लगता है, उसको छोड़ के जितना हाउसेज होगा सब 5% लगेगा। ठीक है, सेकंड हो गया कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट या कॉमर्शियल अपार्टमेंट, जो कि आपका रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में है, उसका भी आपको 5% लगेगा, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वो जो कमर्शियल अपार्टमेंट उसका 15% ही आपका होना चाहिए ऑफ टोटल, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15% ही होना चाहिए ऑफ टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल दी अपार्टमेंट्स टुगेदर। ठीक है, तभी उसको 5% रेट लगेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, ये जो 5% लगेगा, इसमें भी कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो लोअर डिडक्शन, लोअर टैक्स का मतलब 1% और जो 5% टैक्स जो आपको लगा रहा है, 1% और जीएसटी और 5% जीएसटी, ये जो आपको लगा रहा है, गवर्नमेंट बोला है कि इतना टैक्स दीजिए, 1% और 5%, उसके कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि उसके कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन होने से 1% और 5% टैक्स लगेगा? कंडीशंस ये है, पहला तो हो गया आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, ये तो आपने आपको बता ही दिया कि दोनों केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकेंड केस, 80% ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस, 80% टोटल जो आपका इनपुट और इनपुट सर्विस लगा है उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उस फ्लैट्स को, उस कंस्ट्रक्शन को करने में, 80% आपका जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज होगा वो आपका परचेज होना चाहिए फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। वो आपका परचेज होना चाहिए फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आप जो सामान खरीदेंगे, सीमेंट, मिट्टी, बालू, ये सब चीज आपका 80% जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज होना चाहिए, तभी आपका वो 1% और 5% वाला बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या छोड़ के है, ये इनपुट और इनपुट सर्विस में क्या हम लोग को छोड़ देना है, मतलब क्या कंसिडर नहीं करना है 80% के केस के लिए? ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ये सब को छोड़ देना है। मतलब जो डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, और बाकी तो डीजल, स्पिरिट, यही सब है। तो मेन चीज ये है कि डेवलपमेंट राइट जो प्रोमोटर ने करने दिया, डेवलपमेंट करने के लिए दिया, राइट दिया, उसका ग्रांट को छोड़ देना है और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड को छोड़ देना है, मेनली यही है। तो 80% किसका होगा? 80% ऑफ टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो आपने उस फ्लैट को या उस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्चा किया है, 80% वो रजिस्टर्ड पर्सन से आपका होना चाहिए, तभी आपको वो 1% 5% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए अगर नहीं होता है और फिर भी आपने 1% 5% लगाया है, तब क्या होगा? उस केस में आपने जितना लगाया है, आपको तो पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैंने कितना परसेंट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज को खरीदा है फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब आपको पता चलता है, सपोज कीजिए आपने बोला कि 67% आपने खरीदा है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से, इनपुट और इनपुट सर्विसेज मिला के, लेकिन आपको खरीदना कितना था? 80%। शॉर्टफॉल हुआ कितना का? शॉर्टफॉल हुआ 13% का। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपका ऐसा कोई शॉर्टफॉल होगा तो उस केस में जो रिवर्स चार्ज में जो सर्विस रिसिपिएंट होगा उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ सर्विस रिसिपिएंट कौन हुआ? सर्विस रिसिपिएंट यहाँ हुआ प्रोमोटर डेवलपर। कैसे? हम जिससे सामान खरीद रहे हैं ऑब्वियसली वो प्रोवाइडर हुआ, हम क्या हुए? सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स रिसिपिएंट। ठीक है, तो क्योंकि हम उसको रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदे तो जितना शॉर्टफॉल होगा वो प्रोमोटर या डेवलपर को
पेमेंट करना पड़ेगा जितना का शॉर्टफॉल होगा टिल 80%। जैसे अभी मैंने आपको बताया 67% सपोज लीजिए आपने किया, आपको कितना क्राइटेरिया क्या था आपको 5% 1% अवेल करने का, 80% होना चाहिए। तो अब कितना घट रहा है, मिनिमम 13% आपका घट रहा है, ठीक है। तो उस 13% का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर में आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18% ऑन रिवर्स चार्ज, मतलब प्रोमोटर या डेवलपर देगा रिवर्स चार्ज में 18% टैक्स देगा, ठीक है। ये निकालने में सबकी हालत खराब होती है, ठीक है। और ये फालतू में 9-9-18% टैक्स लग जाता है टू द एक्सटेंट सॉर्ट ऑफ 80% ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है। ये 18% जीएसटी रेट लगता है। ये आपको ध्यान रखना है बी नंबर और सी नंबर पॉइंट की और कंडीशन की आईटीसी नहीं मिलता है। 80% आपको जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है वो आपको खरीदना पड़ेगा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और उसमें क्या है अदर देन, मतलब किसको छोड़ के, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को छोड़ के और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, बाकी डीजल है, पेट्रोल है और हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ छोड़ करके, ठीक है। तो 80% अगर आपने नहीं खरीदा है तो जितना का शॉर्टफॉल होगा रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उतना शॉर्टफॉल को आपको टिल 80% तक आप उसको पूरा करना होगा। जितना शॉर्टफॉल रहा उसका आपको जीएसटी में 18% टैक्स दे देना पड़ेगा बाई सर्विस रिसिपिएंट। यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट टैक्स देगा, ठीक है, सर्विस या गुड्स रिसिपिएंट, ठीक है। रिवर्स चार्ज में देगा 18%। ये आपका कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। 3 कंडीशन आपको मैंने 3 बता दिया। नेक्स्ट क्या है, अगर आप सीमेंट खरीदते हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप सीमेंट खरीदेंगे, आपको तो इनपुट सर्विसेज बोला था कि आपको 80% तक खरीदना रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन मजा की बात यह है कि इनपुट सर्विसेज में सीमेंट को नहीं लेना है, ठीक है। सीमेंट अगर आप खरीदेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उस केस में प्रोमोटर को टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में 28%। वहां आपको कितना देना था, 18% टैक्स देना था टिल शॉर्टफॉल ऑफ 80%, मतलब जितना 80% जितना कम होगा तो आपको 80% तक पुराना है। जो डिफरेंसेस होगा उसके ऊपर में उतना वैल्यू के ऊपर में आप 18% टैक्स दीजिएगा, ठीक है। ये था उसमें। इसमें क्या है, अगर आप सीमेंट खरीदते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो प्रोमोटर टैक्स देगा रिवर्स चार्ज में कितना, 28% टैक्स देगा, 14% सीजी, 16% एसजीएसटी, ठीक है। अब अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो प्रोमोटर टैक्स देगा एट द एप्लीकेबल रेट्स अंडर रिवर्स चार्ज 94। कैपिटल गुड्स तो बहुत सारा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया है। तो बोलता है कि कैपिटल गुड्स का जो रेट होगा, जिस रेट पे डिफाइन किया हुआ होगा जीएसटी में कि इस कैपिटल गुड्स का इतना रेट लगेगा, तो उसका वो एप्लीकेबल रेट लगेगा कैपिटल गुड्स का प्रोमोटर के ऊपर में। अगर वो खरीदता है रिवर्स चार्ज में, सेक्शन 94 के अंडर में रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीमेंट, ये हो गया कैपिटल गुड्स। और अदर देन सीमेंट और कैपिटल गुड्स, जो इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स 3 चीज होता है। इनपुट सर्विसेज आपको बता दिया 80% वाला चीज उसको, और ये अदर देन सीमेंट, मतलब अदर देन सीमेंट था वो, और सीमेंट में आपको सिर्फ 28% लगेगा। कैपिटल गुड्स में होता है एप्लीकेबल रेट लगेगा, जो उसका रेट होगा वही रेट लगेगा प्रोमोटर को, और रिवर्स चार्ज प्रोमोटर को देना पड़ेगा सेक्शन 94, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है रियल एस्टेट वाला, ये आपका यही कंप्लीट होगा, जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। आपको नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर दिया होगा आपके यूट्यूब लिंक में, मेरा मेल आईडी दिया होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कभी भी, आपको कोई डाउट नहीं है। चार्ज ऑफ जीएसटी का एक और क्लास होगा जिसमें मैं आपको कंपोजिशन लेवी बताऊंगा और फिर अपने टेस्ट प्रैक्टिस जो करते हैं वो अपने करेंगे, ठीक है। तो आज मैं इसको यही कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। आप मेरा चैनल देखिए यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी बताइए, शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट न्यू बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है मिड ऑफ नवंबर 2020 से। आप उस क्लास को चाहे तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप देखिए और ज्वाइन कीजिए और दूसरे को भी बताइए, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।